हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज नेहा सचदेव एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर एट स्टेप अप अकेडमी। और इतनी फटाफट मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? बिकॉज हमें फटाफट अपना लास्ट चैप्टर ऑफ योर मेन रीडर बुक दैट इज फ्लामिंगो का चैप्टर नंबर 8 जिसका टाइटल है बहुत ही फैंटेसाइजिंग सा गोइंग प्लेसेस। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट कि वहाँ पर हम अलग अलग जगह पे विजिट कर रहे हैं या जा रहे हैं। इट इज़ ऑल अबाउट स्टोरी ऑफ अ गर्ल जिसका नाम है सोफी, जो कि बहुत अच्छी डे ड्रीमर है। वो खुली आंखों से सपने देखती है और वो बहुत खुश है अपने छोटे से एक फैंटेसी वाले वर्ल्ड में जिसमें पूरा टाइम फैंटेसाइज करती है, और जानते हुए कि वो एक लोअर मिडिल का फैमिली है, एक बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन क्लास में वो रहती है या बिलोंग करती है, और जिसकी फैमिली बिस्किट मेकिंग फैक्ट्री में इन्वॉल्व है और बाय प्रोफेशन वो उन्हीं चीज़ों में वही उनका सोर्स ऑफ इनकम भी है। ये सब जानते हुए वो ऐसी चीज़ों को फैंटेसाइज करती हैं जो रियलिटी में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब वो क्या फैंटेसाइज करती हैं कि एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर है जिसका नाम है डेनी कैसे, वो उससे मिली, वो उससे डेट पे गई, उसने उसको प्रपोज करा एंड दिस एंड दैट, और ये सारी चीज़ें वो शेयर करती है अपने एल्डर ब्रदर जिससे वो बहुत क्लोज है, बट उससे वो जेलस भी फील करती है अपने भाई से जिसका नाम है जियोफ। अब जियोफ एक ऑटोमोबाइल और नॉट एग्जैक्टली ऑटोमोबाइल, एक गैराज में इंटर्नशिप करता है और वहाँ से मैकेनिकल की कुछ एजुकेशन वो वहाँ से लेता है ड्यूरिंग हिज इंटर्नशिप, और बहुत ही रिजर्व्ड टाइप का वो पर्सन है। तो हमेशा सोफी को ऐसा लगता है कि मेरा भाई की लाइफ कितनी कूल है, वो तो अपने फ्रेंड के साथ घूमता है, जॉब करता है, कितना सब सही चल रहा है, और वो कुछ बताता भी नहीं है अपने बारे में बिकॉज वो रिजर्व्ड रहता है, वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करता। और सोफी से उसकी बातों में तो उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उसको पता है कि उसकी बहन कितनी बड़ी वाली डे ड्रीमर है। तो ये थी छोटी सी स्टोरी, बहुत ही ब्रीफ में एग्जैक्टली अबाउट गोइंग प्लेसेस, जिसको लिखा है AR बैटन ने। अब हम जल्दी से डिस्कस करते हैं इसके MCQs, और अभी भी अगर आपको इसके बारे में समझ नहीं आया तो टेंशन नॉट, बिकॉज वन शॉट रिवीजन पूरा रेडी है, उसको देख लो, डिटेल में चैप्टर को आराम से पढ़ लो। और क्विक चाहिए तो फटाफट रिवीजन है ना, फटाफट रिवीजन बोले तो सुपर क्विक रिवीजन, मतलब बहुत ही कंसाइज वे में कंप्लीट चैप्टर को हमने डिस्कस करा। तो चॉइस इज ऑल योर्स, आपको जितना आपको बहुत डिटेल चाहिए सो गो विद वन शॉट, कंप्राइज चाहिए तो गो विद फटाफट या वन शॉट रिवीजन, गो विद सुपर क्विक रिवीजन। इनको पढ़ के फिर हम MCQs की तरफ आइए, बिकॉज इट वुड गिव यू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड अ क्लियर पिक्चर ऑफ द एंटायर चैप्टर। और हम इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स our first question. So गोइंग प्लेसेस चैप्टर नंबर 8 के MCQs हम स्टार्ट करते हैं और हेड करते हैं फर्स्ट वन, AR बैटन। सो हु इज AR बैटन? ही इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर, ऑफ कोर्स ये तो हमें पता ही है। ऑल्सो ही इज अ मॉडर्न राइटर एंड ही लिव्स इन ज़ुरिच एंड राइट्स इन इंग्लिश। ये तीनों फैक्ट्स बिल्कुल सही हैं अबाउट द ऑथर, बिकॉज जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था तो हमने ऑथर के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था। तो तीनों इन्फॉर्मेशन इज absolutely right about AR Batten. So I hope D to be the most relevant option. Let's immediately check and proceed. So अब हम जाते हैं towards next क्वेश्चन बोर्ड को क्लियर करके। What theme does Batten explore in this story? इस चैप्टर में क्या थीम है जिसको बैटन एक्सप्लोर करते हैं? थीम ऑफ चिल्ड्रंस हैप्पीनेस? नहीं, फैंटेसी है ये तो पूरा। थीम ऑफ एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हर हीरोशिप? यस। एडोलेसेंस कैसे एक स्कूल पास आउट बच्चे या आपकी जो टीनेज जो होती है जिसको हम एडोलेसेंट बोलते हैं, सो वो एडोलेसेंस में कैसे बच्चे फैंटेसाइज करते हैं और हीरो वर्शिप करते हैं कि जिनको वो एडमायर करते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस को, क्रिकेटर को या कोई भी फेमस पर्सन को, वो कैसे रियल लाइफ में उन चीज़ों से अपने आप को रिलेट कर लेते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, यही इस चैप्टर की थीम है। इट्स नॉट अबाउट एल्डरली पीपल्स हैप्पीनेस, बिल्कुल नहीं, इंडिविजुअल हैप्पीनेस नहीं। बी इज द मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन विदाउट एन इफ एंड बट एंड विदाउट एक्सप्लोरिंग मोर। सो लेट्स इमीडिएटली चेक विद द राइट आंसर। है वी गो। हमने और को अच्छे से क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ऑल ऑफ दीज का कोई ऑप्शन नहीं था, नन का भी कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, बिकॉज बी बहुत रेलिवेंट और कंप्लीट साउंड कर रहे हैं एज पर द चैप्टर। यस, ये ध्यान रखना जरूरी है। What is the sub theme of this story? अब सब थीम अगर मैं बोलूँ तो इट कुड बी रिलेशनशिप्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, कि कैसे सोफ़ी के रिलेशनशिप्स थे अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। इनकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जेंसी,
मेजरली इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सबसे पहला सूफी, जो सेंटर, वो साइनोशॉर बनना चाहती थी, लाइमलाइट में रहना चाहती थी, अपने आप को हमेशा चाहती थी कि वो बहुत रिच बन जाए, कैसे भी वो बहुत पैसा कमा ले, बहुत फेमस हो जाए, वो फेम लेना चाहती थी। और जो दूसरी उसकी जो बहुत क्लोज फ्रेंड थी जिसका नाम था जेंसी, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ थी, बहुत ही रियलिस्टिक थी, बहुत ही प्रैक्टिकल थी अपनी अप्रोच में। उनकी फैमिली, उसकी फैमिली, जेंसी की फैमिली भी फैक्ट्री, बिस्किट मेकिंग फैक्ट्री में इन्वॉल्व थी। सेम इज द केस विद सोफी फैमिली, दोनों बहुत ही लो फैमिली को बिलोंग करते थे, बट वो बहुत ही रियलिस्टिक थी। और सोफी तो हवा में उड़ती ही रहती थी, डे ड्रीमर ऑन स्काई 9 ओवर द क्लाउड्स ओवर द मून, ऐसा कुछ स्टेटस ज़्यादा था हमारी सोफी के साथ। और इनके भाई, सोफी के भाई जो कि जियोफ थे, और जेंसी के जो भाई थे, सोफी के जो भाई थे, वो दोनों भी आपस में फ्रेंड्स थे। सो सब थीम बिल्कुल बोल सकते हो, इट इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स with family or be it with friends. So let's justify the right answer, and here it is. अब हम proceed करते हैं towards next one. What is the significance of the subject discussed in the lesson? क्या significance है subject की जो discuss किया गया है lesson में? It tells how to deal with friends. It tells how to behave smartly. Immediate relevance to the life of school leavers. It tells how to behave with elderly. इमीडिएट रेलेवेंस टू द लाइफ ऑफ स्कूल लीवर्स। देखो, टीन एज होती है, जो एडोलेसेंस होती है, उसमें हमारी स्कूलिंग होती है और स्कूल को हम कंप्लीट करते हैं। अब जैसे ही स्कूल लाइफ कंप्लीट होती है तो हम कुछ ना कुछ फैंटासाइज करने लग जाते हैं, कुछ बहुत रियलिटी में जीते हैं जैसे जेंसी, और कुछ बिल्कुल अपने ख्वाबों की दुनिया में जीने लग जाते हैं जैसे कि सोफी थी। तो ये चैप्टर की जो सिग्निफिकेंस है, ये हमें बताता है कि क्या इमीडिएट रेलेवेंस होती है लाइफ ऑफ स्कूल लीवर्स की, जैसे उन्होंने अभी स्कूल लाइफ कंप्लीट करी और क्या चीज़ें इनके साथ होती है उसके बारे में चैप्टर बहुत अच्छे से बता रहा है। एंड इट ऑल्सो साउंड्स वेरी रेलेवेंट ऑप्शन। सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the literary devices used in the lesson? अब इस चैप्टर में लिटरेरी डिवाइसेस क्या यूज़ किया? सिमिलीज का यूज़ किया, सिमिलैरिटी कंपेयर किया, नहीं कंपेयर तो नहीं किया गया। आईनी इज लाइक बोलना, किसी छोटे इंसान को बोलना यार कितना लंबा है, तो इट्स नॉट अबाउट आईनी, नन नहीं है। मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस एंड स्लैंग्स, बहुत सारे स्लैंग्स का यूज़ किया गया है और मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस यूज़ करेंगे, बिकॉज जो सोफी है हमेशा अपने ख्वाबों की दुनिया में जीती रहती, सो इट इज़ ऑल अबाउट मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन एंड स्लैंग्स यूज्ड इन दिस चैप्टर। तो जल्दी से हम जस्टिफाई करते हैं करेक्ट आंसर को बोर्ड को क्लियर करने के बाद, एंड हियर वी गो, और जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड चफ्ड? तो चफ्ड का मतलब होता है इट इज़ नॉट अबाउट नॉट हैप्पी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड, इट मीन्स डिलाइटेड और वेरी प्लीज्ड। और सोफी जब ऐसी अपनी ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं, या वो एक इमेजिनेटरी वर्ल्ड बनाती है, या अपने दिमाग में एक बहुत फैंटेसाइज वाला वर्ल्ड बनाती, शी फील्स वेरी डिलाइटेड, एक्सट्रीमली हैप्पी, उसको बहुत अच्छा लगता है कि वाह, आई एम मीटिंग डेनी कैसी फॉर द फर्स्ट टाइम, और मैं उनसे ऑटोग्राफ लूँगी। और वो इतना भी इमेजिन कर लेती है कि डेनी कैसी के पास भी पेन नहीं था, मेरे पास भी पेन नहीं था, तो उनका एक यंगर ब्रदर होता है जिसके साथ वो मार्केट में जाती हैं, और वो ऐसे स्टार्ट करती हैं इस इंसिडेंट को बताना अपने भाई को कि जब मैं जा रही थी मार्केट में अपने छोटे भाई के साथ, तो डेनी कैसी मुझसे टकरा गया और वो बहुत शर्माने लग गया और नीचे देखने लग गया। तो लाइक वो इतनी खुश है उस अपने वर्ल्ड में। सो चफ्ड यहाँ पे सोफी के लिए यूज़ करा, इट मीन्स वेरी डिलाइटेड एंड एक्सट्रीमली प्लीज्ड। सो लेट्स इमीडिएटली चेक विद राइट ऑप्शन, एंड हियर वी गो। आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, और एमसीक्यूज तो बहुत ही सिंपल है इस चैप्टर के। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो हमेशा जेंसी को कंसिडर करती है कि वो नोजी है। नोजी का मतलब क्या होता है? वो हमेशा में नाक शी पोक्स हर नोज। हम लाइक हमारी पर्सनल लाइफ, उसको लगता है कि जेंसी मुझसे जेलस फील करती है बिकॉज वो मेरे जैसी इतनी रिच नहीं है, और मैं अपने भाई से बातें कर रही हूँ तो वो जानना चाहती है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, और मुझे कॉम्पीट करती है, वो हमेशा मुझे क्रिटिसाइज़ करती है। बल्कि फैक्ट कुछ और होता है, जेंसी हमेशा सोफी को गाइड करती है, नॉट मिस गाइड, की लाइक यू शुड लिव इन रियलिटी, यू शुड एक्सेप्ट वॉट द रियल लाइफ एग्जैक्टली इज, बट वो कभी नहीं मानती। So what is the meaning of the word nosy and gawky? So noisy तो बिल्कुल नहीं जा रहा, तो तीनों ऑप्शन बहुत अच्छे से हम एलिमिनेट कर देते हैं। बचा एक nosy, जिसका मतलब होता है इंक्विजिटिव, बहुत ज़्यादा उसको जानने की इच्छा होती है, ऐसा सोफी को लगता है अबाउट जेंसी, बट जेंसी ऐसी नहीं है।
और गॉकी मीनिंग ऑकवर्ड और अनगेनली, और गॉकी का मतलब होता है बहुत ही उसको ऑकवर्ड लगती है, बहुत ही अजीबोगरीब बिहेव करती हुई लगती है जेंसी किसको, सोफी को, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा सोफी को लगता है कि जेंसी बहुत ही ज़्यादा नोजी है और बहुत ही ज़्यादा गॉकी है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। सो लेट्स इमीडिएटली जस्टिफाई द राइट आंसर एंड हियर वी गो। The next question, story going places revolve around whom? तो किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? फैट बॉय, ओल्ड कपल, नन, अ टीनेज गर्ल, सोफी, हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ये पूरी चैप्टर रिवॉल्व करती है अराउंड 3 मेन कैरेक्टर। सबसे पहले सोफी, सोफी का उसके भाई से क्या रिलेशन है, और उसकी फ्रेंड जेंसी जो हमेशा उसको गाइड करना चाहती है, उसका भला चाहती है, बट ये सोफी कभी इस बात को नहीं समझती है ना एक्सेप्ट करती है। अ टीनेज गर्ल, सोफी, हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो sounds very relevant. Let's immediately check and here it is. अब हम बात करते हैं towards next question, बात करते हैं next question की। So what kind of girl is Sophie? हैप्पी गो लकी? नहीं। रियलिस्टिक? ओह, ये तो कितना बड़ा सरकाज़म है इसके लिए। डे नॉटी चाइल्ड? नहीं। अ डे ड्रीमर, तो बहुत अच्छा वर्ड जो सोफी के लिए हम बोल सकते हैं, दैट इज ख्वाबों की परी, अपनी ख्वाबों की दुनिया में ही जीती हैं। इल्यूजन वर्ल्ड है उनका, फैंटेसाइज करती हैं जिसको। सो इट इज डे ड्रीमर, एब्सोल्युटली राइट एंड हियर इट इज विदाउट एनी डाउट। सो अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज सोफी इन रियलिटी? और रियलिटी में सोफी कैसी है? वो है तो डे ड्रीमर है, रियलिटी में ड्रीमर है, फाइटर है, वर्कर एट बिस्किट फैक्ट्री। एज आई सेड, हकीकत में इनकी फैमिली पूरी इन्वॉल्व होती है बिस्किट मेकिंग फैक्ट्री में, ये उसकी हकीकत है। बट ऑन द कॉन्ट्री वो ख्वाबों की दुनिया में रहती है, फैंटेसाइज करती। शी इज़ अ वेरी बिग डे ड्रीमर जो रियलिटी को कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। So here we go with the correct answer, that is option number C. अब हम जाते हैं towards the next question. What does Sophie dream about? तो सोफी किसके बारे में ड्रीम करती है? एक्टर, मैनेजर, पर्सन, बिकमिंग रिच एंड सोफिस्टिकेटेड। वो हमेशा ऐसा सोचती है कि एक दिन मैं बहुत अमीर बनूंगी। वो बहुत अपने आप को बहुत डिसेंट, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बताना चाहती है, और वो ऐसा बोलती भी है जेंसी को कि आई वॉन्ट टू ओपन माई ओन बुटीक। तो उसमें जेंसी बोलती भी है, बट यू डोंट हैव दैट मच मनी, फाइनेंशियल स्टेटस हमारा इतना अच्छा नहीं है, तुम नहीं कर पाओगी। फिर बोलती है, अच्छा बुटीक नहीं खोल पाई, मैं एक अच्छी फैशन डिज़ाइनर नहीं बन पाई, तो मैं ऐसा करूंगी कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। तो अगेन जेंसी मेडल करती है, उसको इंटरप्ट करती है, वो बोलती है कि ये भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दैट टू ऑल्सो इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ मनी, हमारे पास इतना नहीं है, तुम्हारी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो उसको ये सब जब हर चीज़ उसको टोकती रहती है, हर चीज़ उसको करेक्ट करती रहती है जेंसी, तो सोफी को लगता है वो बहुत ही नोजी टाइप की है, बहुत ही ऑकवर्ड है, और बहुत उसको हमेशा उससे जेलस फील करती है, उसको कुछ परस्यू नहीं करना देना चाहती। So what does Sophie dream about? Always becoming rich and becoming sophisticated. So this is very sophisticated option. Let's immediately check with it and go to the next one. Was a turning point in the story? अब main story में turning point कब आता है? जब when she fights with her brother, when her father gets angry, when her brother reveals her story, when she thinks of meeting Danny Casey, a famous footballer player. तो main U-turn कब आता है सोफी की लाइफ में या इस स्टोरी में? जब शी थिंक्स, और जब वो ऐसा प्लान करती है। ये लोग क्या करते हैं, ये डेनी कैसी कहाँ से रोल में आया? सो आई गिव यू वेरी ब्रीफ अप अबाउट दिस पॉइंट। डेनी सोफ़ी की जो फैमिली होती है वो रिलीजियसली पूरी फैमिली हर संडे को, वीकेंड को मॉर्निंग में फुटबॉल का मैच देखने जाते हैं, जिसमें सोफ़ी ने डेनी कैसे को पहली बार देखा था, हाउ ब्यूटिफुली ही प्लेज। ये सेकंड पे था, और ये इसकी फैमिली स्पेसिफिकली फादर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इन डेनी कैसी, और वो हमेशा से प्रोवोक करते थे डेनी कैसी को टू बी द टॉप प्लेयर इन फुटबॉल, टू बी द टॉप मोस्ट वन, और इंकरेज करना, मोटिवेट करना, बिकॉज वो बहुत रिलीजियसली स्पोर्ट को वॉच करते थे। तो तब से डेनी कैसी के लिए बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो गई सोफ़ी। सो अब ये टर्निंग पॉइंट कब आता है सोफ़ी में? जब वो किसी लड़ती झगड़ती नहीं है, रिवील करती, नो, व्हेन शी थिंक्स ऑफ मीटिंग डेनी कैसी, जो बहुत ही एक फेमस फुटबॉल प्लेयर था, जब वो उससे मिलने का सोचती है, तो दैट कम्स द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी। सो लेट्स इमीडिएटली चेक विद द राइट आंसर एंड हियर इट इज। अब जल्दी से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट स्टोरी शी मेक अप इन
इन फ्रंट ऑफ अ ब्रदर, अपने भाई के सामने कैसी कहानी बताती है एज इफ कि डेनी ने उसको अप्रोच करा। सो शी विल बिकम एन एक्ट्रेस, शी विल बिकम मैनेजर, ये तो कभी नहीं बोलती मैनेजर बनूंगी, एक्ट्रेस जरूर बोलती है, ब्यूटिशियन नहीं बोलती है कभी भी, कैसे विल कम टू मीट हर। सो सबसे बड़ी चीज़ अपने भाई को क्या बताती है, ये नहीं बताती मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है, वो ये बताती है कि डेनी कैसी मुझसे मिलने आ रहा है। सो कैसी विल कम टू मीट सोफी, ऐसा वो अपने भाई जियोफ को बताती है। So this is the most relevant option. Let's immediately check, and here it is. Moving with the next one. Who are Sophie and Jency? दो close friends हैं, स्कूल की friends हैं, बचपन से friends हैं। So of course वो teenagers हैं who are friends and classmates as well. तो friends भी हैं और classmates भी हैं। ये teenagers हैं, adolescence age है, adolescence में जो हम चीज़ों को fantasize करते हैं, ये उन्हीं के बारे में story है। So A sounds very correct. Let's immediately check, and it's proven. Heading with the next one after clearing the board. So explain, words had to be prized out of him like stones out of a ground. ये किसके लिए यूज़ किया गया है? सोफ़ी ने अपने भाई जियोफ के लिए बोला था, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया जो सोफ़ी का भाई था वो बिल्कुल सोफ़ी के ऑपोजिट था, बहुत ही रिजर्व था, बहुत ही डिसेंट था, बहुत ही प्रैक्टिकल था, बिकॉज उसने लाइफ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा था और सारी अप्स एंड डाउन्स को उसके बारे में उसको बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो वो ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, बट सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता था। सो ये वर्ड सोफ़ी तब बोलते बिकॉज उससे words had to be prized out of him like stones out of a ground. जैसे हम stones को ground से ड्रिल करके लाते हैं, बहुत मेहनत का काम बताना। So difficult to speak to him, difficult to locate him in a shop or locate him in a factory. उसको ढूंढना नहीं बता रहा, जो यहाँ पर बता रहा है prize out of him like stones out of a ground, तो लोकेशन के बारे में नहीं बता रहा, बात करने के लिए नहीं बता रहा। It was easy, कोई भी उससे बात कर सकता है, but it was difficult to get इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ हिम। वो अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करता था। एज आई सेड वो इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन था, बहुत ही रिजर्व था, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही प्रैक्टिकल था। वो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करता था और अपने सीक्रेट्स भी किसी से शेयर नहीं करता था। सो डी साउंड्स वेरी राइट। लेट्स क्लियर एंड चेक विद राइट आंसर। हियर वी गो। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज सोफी लॉस्ट? ये कहाँ पे हमेशा घूमी रहती? अपने ख्वाबों में, अपने ख्वाबों की दुनिया में। सो इन हर इमेजिनेशन, इन हर ड्रीम्स, इन हर वर्ड्स, इन हर इमेजिनेशन एंड ड्रीम ऑफ ओइंग अ बुटीक शॉप टू बिकम अ फेमस फैशन डिजाइनर। तो वर्ड्स में, ड्रीम्स में, इमेजिनेशन में, तो ये तो बहुत अच्छा है। इन हर इमेजिनेशन ये भी कवर हो गया, एंड ड्रीम ये भी कवर हो गया, ऑफ ओइंग अ बुटीक शॉप टू बिकम अ फेमस फैशन डिजाइनर। ऑफ कोर्स यहीं से तो चैप्टर स्टार्ट होती है हमारी। सो डी साउंड्स वेरी कंप्लीट एंड वेरी परफेक्ट आंसर टू सोफी। कहाँ पे हमेशा डूबी रहती है? अपने ख्यालों के दुनिया में, अपने ख्यालों के एक वंडरलैंड में। उसका एक, सबका डिज्नीलैंड होता है रियलिटी में, इसका एक फैंटेसी वाला वर्ल्ड है जिसमें वो हमेशा खोई रहती है। सो इट्स क्वाइट जस्टिफाइड। नाउ हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट डज जेनसी टेल सोफी? अब जेनसी सोफी को क्या बताती है? टॉक अनरियलिस्टिक, बी वाइज, बी प्रैक्टिकल, बी सेंसिबल, नॉट टू ड्रीम बिग। तो हमेशा जेनसी सोफी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उसको राइट डायरेक्शन में गाइड करती है और हमेशा ऐसा बोलती रहती है, यू हैव टू बी रियलिस्टिक। इसका उल्टा बोलती है, रियल होने के लिए। बी वाइज बोलती है, प्रैक्टिकल होने के लिए बोलती है। और ऑल ऑफ दी अबव तो नहीं कर सकते, सी और डी भी नहीं कर सकते, बी सी डी भी नहीं कर सकते, बिकॉज ए तो नहीं है, तो ऑल ऑफ दी अबव भी कोई आंसर नहीं है। सो जो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, वाइज सेंसिबल में आ गया, एंड नॉट टू ड्रीम बिग, तो ये प्रैक्टिकल जस्टिफाई हो गया। तो जेनसी हमेशा सोफी को बोलती रहती है, बी सेंसिबल, सोच समझ के डिसीजन लो, सोच समझ के बात करो, हवा में बातें मत करो, प्रैक्टिकल रहो और बहुत बड़े ख्वाब मत देखो, बिकॉज अपनी फैमिली को कंसिडर करो, फाइनेंशियल स्टेटस को कंसिडर करो, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंसिडर करो और फिर तब चीज़ों के बारे में एक्शन लो या डिसाइड करो। तो ये सारी चीज़ें हमेशा जेनसी सोफी को बोलती रहती है, एंड डी साउंड्स टू बी द वेरी करेक्ट ऑप्शन। Checked by that, and going with the next one. Why does Jancy discourage Sophie to dream big? अब Jancy क्यों discourage करती है सोफी को कि वो बड़े सपने मत देखो सोफी तुम? Because it requires a lot of money. It's not practical, it's unrealistic, it's all. Of course यार, बड़े सपने देखने में बहुत, अगर आपको फैशन डिज़ाइनर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, it requires a lot of money, of course.
इसीलिए क्रिटिक करती, इसलिए डिस्करेज करती है सोफ़ी को कि बड़े सपने मत देखो, बिकॉज वो प्रैक्टिकल नहीं है, राइट। हर किसी के बस की बात नहीं है एक अच्छा फैशन डिज़ाइनर बनना या एक अच्छी एक्ट्रेस बनना। बहुत उसमें स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है। सो ऑफ कोर्स इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट इज़ अनरियलिस्टिक। तो बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी, हाँ बिल्कुल सही है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। मैंने मार्किंग क्या कर रही हूँ मैं। सो वाई डस जेएनसी डिस्करेज क्यों करती है? बिकॉज बहुत इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी ऑफ कोर्स, और वो प्रैक्टिकल नहीं है चीज़, अनरियलिस्टिक है। सो ऑल ऑफ द अबव साउंड्स वेरी करेक्ट, और यही सारे रीजंस हैं कि जेएनसी कॉन्टिन्यूसली डिस्करेज करती रहती है सोफ़ी को कि बड़े सपने बड़े ख्वाब मत देखो, प्रैक्टिकल नहीं है, रियलिटी कुछ और है, ये अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं, और तुम्हारे पास इतना पैसा भी नहीं है, तुम्हारी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाएगी ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज सोफीज रिप्लाई टू जेएनसी? और अब सोफी क्या बोलती है जेएनसी को? दैट शी विल गो डोर टू कलेक्ट मनी? नहीं, शील ओपन अ बुटीक, शील ओपन एन ऑफिस, शील बिकम एन एक्ट्रेस और अ मैनेजर टू रियलाइज अ ड्रीम। अब क्या बोलती है कि ठीक है, मैं अपने सपने को सच करने के लिए क्या करूँगी, डोर टू डोर नहीं जाएगी, वो बुटीक खोलेगी, ऑफिस, शील बिकम एन एक्ट्रेस, वो बोलती है तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊँगी जिससे मुझे बहुत पैसे मिल जाएँ। एक्ट्रेस नहीं बन पाई तो मैनेजर बन जाऊँगी, बट अपने सपने को सच करने के लिए मैं कुछ तो बन जाऊं। लेकिन उसको वही नहीं पता कि एक्ट्रेस बनने के लिए भी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी। तो कौन समझाए इस डे ड्रीमर को, इस एडोलेसेंट गर्ल को कि लिव इन रियलिटी, ग्राउंड पे रहो, हवा पे उड़ रही है मैडम, नीचे उतारी है इनको। सो दिस इज ऑल अबाउट सोफी। डी साउंड्स वेरी करेक्ट एज पर सोफी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाई डज शी वांट टू बी एन एक्ट्रेस? अब क्यों बनना चाहती है? पैसा कमाने के लिए, उसको लगता है इन चीज़ों में बहुत पैसा है, बड़े लोगों जैसे बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े सपने, बहुत ज़्यादा पैसे, रिच फैमिली, डिसेंट, सोफिस्टिकेटेड, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, रियलिटी कुछ और है। So, why does she want to be an actress? To earn money, not to be famous, not to be fashion designer, to earn a lot of money and open a boutique, be famous designer. वो क्यों एक्ट्रेस बनना चाहती है? टू अर्न लॉट ऑफ मनी एंड ओपन अ बुटीक टू बिकम फैशन डिज़ाइनर और टू अर्न मनी। सारे ऑप्शन बहुत ही जस्टिफाई लग रहे हैं, बट सबसे पहले वो बोलती है मैं एक्ट्रेस बनूंगी। वाई? वो क्यों? मेजर रीज़न क्या है? बिकॉज वो पुअर फैमिली की होती है और वो ड्रीम करती है बड़े लोगों को, पैसा कमाना चाहती है, अमीर होना चाहती है। सो होप दिस इज़ द वेरी राइट ऑप्शन, टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि ये मनी वाला पॉइंट इंडिविजुअल है, बट ये पॉइंट इसमें आ गया। एंड ओपन बुटीक, तो फैशन डिज़ाइनर वाला पॉइंट भी यहाँ आ गया, ए भी आ गया, सी भी आ गया, सो डी बहुत कंप्लीट बन गया। तो पैसे भी कमाने हैं उसको, और क्यों? एंड ओपन अ बुटीक, और वो एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, बट उससे पहले वो बोलते हैं मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, मुझे बहुत पैसा मिलेगा, मैं बहुत पैसा कमा लूँगी, फिर वो जो पैसा कमाया है उससे मैं बुटीक खोलूँगी और मैं बहुत अच्छी फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँगी। सो डी इज़ वेरी रेलिवेंट ऑप्शन। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why is जेएनसी not able to support Sophie's view? जेएनसी बहुत सोफ़ी के व्यू के अगेंस्ट रहती है हमेशा और उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं दे पाती। क्यों? Because she is happy go lucky man, because her imagination is poor, because she is unable to believe, because she is realistic and believes in practicality. Of course, जेएनसी सोफी को क्यों सपोर्ट नहीं करती? क्योंकि जेएनसी बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक होती है और अपनी प्रैक्टिकलिटी को बहुत अच्छे से वो एक्सेप्ट कर चुकी है। वो जानती है कि वो लोग बहुत अमीर नहीं है, रियलिटी यही है कि उनके पास लिमिटेड फंड्स हैं और उनको उस बिस्किट मेकिंग फैक्ट्री में ही फाइनली इन्वॉल्व होना है इफ़ दे वांट टू गेट सम सोर्स ऑफ इनकम, और वही उनका लाइफस्टाइल है। और वो बहुत ही प्रैक्टिकल है कि बड़े सपने देखना, बड़े ख्वाब बुनना ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। सो शी इज़ ऑप्शन डी इज़ वेरी वेल जस्टिफाइड अबाउट जेएनसी। लेट्स इमीडिएटली क्लियर and check with the right answer, and there we go. Now नेक्स्ट वन, वाई डज सोफ़ी फील चोक्ड इन द हाउस? अब सोफ़ी अपने घर में बहुत ज़्यादा चोक क्यों हो रही थी? क्योंकि एक दिन जब उनकी मम्मी ने स्टोव पे कुछ खाना रखा था, धुएं का इतना ज़्यादा पूरा घर में भर गया था जिसकी वजह से सोफ़ी प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर पा रही थी। सो बिकॉज ऑफ स्टोव स्टीम एंड डर्टी डिशेस, इसकी वजह से उसको अपने घर से बहुत ज़्यादा इरीटेशन हो रही थी। तो फाउल स्मेल थी डर्टी डिशेस की और स्मोक थी स्टोव की स्टीम से। तो दोनों ऑप्शन हो गए, नो एयर तो हो ही नहीं
सकता, ये तो बिल्कुल वियर्ड है। तो बी सी आ रहे हैं दोनों ए ऑप्शन में, तो ए काफ़ी कंप्लीट है और वेल जस्टिफाइड है। जो हमने चैप्टर में रीजन पढ़ा था, वाई सोफी फेल्ट choked in her own house. So option A sounds very complete and well justified as per the chapter, and here it is now. Who is Sophie's elder brother? सोफी के बड़े भाई का नाम क्या था? जियोफ, जो कि एक मैकेनिक ट्रेनी है, ट्रेनी मैकेनिक। एक मैकेनिक के अंदर वो ट्रेनी कर रहे होते हैं जिसमें उनको थोड़ा सा स्टाइफन भी मिलता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बार, डेनी केसी उसका फ्रेंड था जिसको वो एडमायर करती थी। एक फुटबॉल फ्रेंड था भी नहीं, रियलिटी में एक फेमस फुटबॉल प्लेयर था जिसको ये सोफी एडमायर करती थी और ऐसा सोचती थी कि उसने उसको प्रपोज करा और ये उससे मिलने जा रही है। जेनसी तो उसकी फ्रेंड थी, नहीं। सो ए इज द एब्सोल्यूट राइट ऑप्शन। जल्दी से इसको चेक करते हैं एंड हियर वी गो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू द यूनाइटेड। यूनाइटेड उस टीम का नाम था, फुटबॉल टीम जिसमें डेनी कैसे बिलोंग करता था। हर सैटरडे को ये पिलग्रिमेज क्यों, लेकिन तीर्थ यात्रा होती है ना, बहुत रिलीजियसली कोई चीज़ हम करते हैं विदाउट फेल, बिल्कुल इतने बजे ये काम करके हमें यहाँ पहुँचना है और सीट को रिजर्व करना है मैच देखने के लिए। तो बहुत डेडिकेशन था उनका। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू द यूनाइटेड। इससे हमें क्या समझ में आया? दे रिपेयरिंग स्टोव, रिपेयरिंग कार, रिपेयरिंग कूलर। बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है यार। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से बहुत तुरंत आप जस्टिफाई कर सकते हो, बिकॉज दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर और इसके MCQs भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। Went to United dutifully with a lot of devotion. Of course, पढ़ के ही समझ में आ रहा है। So D sounds very correct and also justified with the right option. जल्दी से जाते हैं अपने next question की तरफ। What secret did Sophie share with her brother? अब सोफी ने अपने भाई के साथ क्या सीक्रेट शेयर किया था? That she met Mary Quant, कोई चैप्टर में ही नहीं है, रॉन्ग। प्राइम मिनिस्टर नहीं, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर नहीं, ये तो कौन से चैप्टर के हैं? ये पुरानी चैप्टर के। एयर बैटन लिखा है, और किसी से नहीं मिली। शी मेट डेनी कैसे, अ फेमस फुटबॉलर। ये सारी चीज़ें वो अपने बड़े भाई जियोफ को बताती है कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ। डेनी कैसी ने उसने मुझे मिलने का टाइम दिया है शाम को गार्डन पार्क में, वहाँ पे मैं मिलने जा रही हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट सोफी के बारे में हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, आंसर जस्टिफाई हो गया है कि व्हाट काइंड ऑफ अ बिगेस्ट डे ड्रीमर इज सोफी। और यहाँ पे हमारा डिस्कशन खत्म होता है ऑफ ऑल द MCQs रेलेवेंट टू चैप्टर नंबर 8। नाउ आई शैल टेक योर लीव, बट हम फिर से मिलेंगे विद डिस्कशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम्स। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बिकॉज अंतिम वार अभी बाकी। वॉर नहीं करना, हमें वार करना है एग्जाम्स के ऊपर। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।